नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे CSIR द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए पुष्प कृषि अभियान की। बताएंगे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकती है भारतीय शोधकर्ताओं की नई खोज। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। राष्ट्रीय स्तर पर CSIR फूलों की खेती अभियान शुरू। देश के सभी राज्यों में पुष्प व्यवसाय को प्रोत्साहन देकर खासकर छोटे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य। शीर्ष 5 जानलेवा रोगों में आ सकता है दीर्घकालीन किडनी रोग। विश्व किडनी दिवस पर इस गंभीर रोग के कारणों और बचाव पर एक विशेष रिपोर्ट। सामाजिक दूरी की निगरानी और चेतावनी प्रणाली विकसित। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क वाले लोगों की भी स्वतः पहचान करेगा उपकरण। और IIT दिल्ली का स्वच्छ वायु अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली NCR सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के कारणों की पहचान और समाधान विकास में सहायक संस्थान। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अब पुष्प कृषि को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय स्तर पर CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया। इस अभियान के तहत अब पूरे देश में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से फूलों की खेती का मॉडल विकसित करने का आह्वान किया गया है। पुष्प व्यवसाय में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले इस अभियान पर एक रिपोर्ट। फूलों का एक अपना पूरा व्यावसायिक क्षेत्र रहा है। भारत जैसे देशों में भी खुशबू उत्पादन के अलावा भी फूलों का एक बड़ा बाजार रहा है। हालांकि तमाम संभावनाओं के बावजूद वैश्विक फूलों की खेती में भारत का हिस्सा कुल 0.6% है, जिसके चलते हर साल 87 अरब से ज्यादा का पुष्प उत्पाद आयात किया जाता है। भारत को फूलों के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को फूलों की खेती का फायदा पहुंचाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर पुष्प कृषि अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को लॉन्च कर इसकी शुरुआत की। एवरीबडी वांट्स कि उसको उतनी ही मेहनत करने पे उतने ही जगह में जो उसके पास उपलब्ध है और उसकी इनकम बढ़े। तो थियोरेटिकली तो इसका जो आपका फ्लोरिकल्चर ये मिशन है, इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है। देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुष्प उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करता रहा है। CSIR की हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी प्रयोगशालाएं लगातार फूलों की नई किस्में कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं, ताकि मूल्यवान पुष्पों को भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उगाया जा सके। इससे छोटे किसानों को ज्यादा फायदा हो सकता है, जो फूलों की खेती कर पारंपरिक खेती से 5 गुना तक ज्यादा कमा सकते हैं। CSIR फूलों की खेती अभियान के तहत उत्पादन से लेकर पुष्प व्यापार और अरोमा के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के बड़े अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भारतीय फूलों की खेती का बाजार 2018 में 15,700 करोड़ रुपए का था, जिसके 2024 तक 47,200 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो हमारा मिशन है, ये सिर्फ CSIR अकेला नहीं करेगा, बल्कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर करेगा। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, जैसे ट्राइफेड, एपेडा, KVIC, FFDC, MSME और जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं। इन सब के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि फ्लोरिकल्चर मिशन किसानों के हाथ से बाज़ार तक और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचेगा, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी एक नई दिशा हमें मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित कई मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से शुरू किए गए फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत CSIR की सभी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध भूमि पर
फूलों की खेती का मॉडल तैयार किया जाएगा और किसानों को तकनीक उपलब्ध कराकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर CSIR सामाजिक पोर्टल की भी शुरुआत की गई। एंड्रॉइड ऐप के साथ उपलब्ध ये पोर्टल आम लोगों को सामाजिक समस्याओं का विज्ञान और तकनीक के माध्यम से हल तलाशने में मदद करेगा, ताकि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण को बल मिल सके। दिल और दिमाग की बीमारियों के अलावा किडनी रोग समय से पहले मौत का प्रमुख कारण बन सकते हैं। पिछले कुछ दशकों के अध्ययनों को देखें तो भारत में भी दीर्घकालीन किडनी रोग के मामले तेजी से बढ़े हैं। इस जानलेवा बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2006 में विश्व किडनी दिवस की शुरुआत की गई थी। इस साल 11 मार्च को लिविंग वेल विद किडनी डिजीज थीम के तहत यह दिवस मनाया गया। किडनी रोग पर ज्ञान विज्ञान की एक विशेष रिपोर्ट। किडनी यानी गुर्दा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मुख्यतः एक फिल्टर की तरह काम करता है। हमारी मुट्ठी जितने आकार के ये गुर्दे शरीर में खून को छानकर गैर जरूरी जहरीले पदार्थों को पेशाब द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। नमक और पानी के संतुलन को बनाकर रक्तचाप को नियंत्रित रखती हैं। ये अंग लाल रक्त कणों के उत्पादन और हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी शरीर की मदद करता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो इंसान की जल्द मौत हो सकती है। स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार विश्व में हर 10 में से 1 व्यक्ति किडनी रोग से प्रभावित है। भारत की बात करें तो यहाँ कुल आबादी के 10 से 15% लोग दीर्घकालीन यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज के शिकार हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक दीर्घकालीन किडनी रोग भारत में बीमारियों का 16वां प्रमुख कारण बन चुका है और 2040 तक किडनी फेल होना शीर्ष 5 गंभीर बीमारियों में से एक हो सकता है। किडनी रोग और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से साल 2006 में विश्व किडनी दिवस की शुरुआत की। किडनी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है, जो इस बार लिविंग वेल विद किडनी डिजीज शीर्षक के तहत 11 मार्च को आयोजित किया गया। जैसे हार्ट के वर्ल्ड हार्ट डे है और डेज हैं, तो इसी तरह किडनी को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए कि किडनी समहाउ निग्लेक्टेड है। तो उसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ये डिसाइड किया गया जी मार्च के 2nd थर्सडे को हम हर साल वर्ल्ड किडनी डे मनाएंगे और हर साल एक डिफरेंट थीम रखेंगे ताकि उस थीम को उस साल के लिए हाईलाइट किया जाए। इस बार का थीम है कि हम किडनी डिजीज़ के साथ कैसे अच्छी तरह भली भांति जी सकते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। किडनी रोग एक साइलेंट किलर है जिसका आमतौर पर शुरुआती दौर में पता नहीं चलता, इसलिए इसके कारणों और लक्षणों के बारे में जानना जरूरी है। आमतौर पर ज्यादा शराब का सेवन, धूम्रपान, ज्यादा मात्रा में नमक खाना, दर्दनाशक दवाओं का ज्यादा समय तक लेना, कम पानी पीना या मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे रोग किडनी खराब होने का कारण बन सकते हैं। पैरों और आंखों के नीचे सूजन, चलने पर जल्दी थकान और सांस फूलना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, भूख न लगना और हाजमा ठीक न रहना, खून की कमी से शरीर पीला पड़ना किडनी रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है जिसमें हमें प्रोटीन डिटेक्ट करना है। एक हमने क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड की क्रेटिनिन देखनी है और तीसरा एक EGFR होता है किडनी फंक्शन देखने के लिए, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये 3 टेस्ट अगर किए जाएँ तो उससे हमें काफ़ी हद तक अर्ली डिटेक्शन हो सकती है और अर्ली स्टेज पे ही किडनी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाए तभी हम इसको क्योर कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं कि फर्दर डैमेज को स्लो किया जाए। किडनी रोग होने के बाद आमतौर पर रोगियों को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है या किडनी प्रत्यारोपण एक रास्ता बचता है। ये सभी उपाय काफी जटिल और महंगे हैं।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2016 से राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि रोगियों के खर्च को कम किया जा सके। हालांकि अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम बिना किसी दवा के किडनी रोग होने से बचे रह सकते हैं। खाने में नमक, सोडियम और प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखें। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। फल और हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। मैग्नीशियम से भरपूर भोजन करें। अपनी दिनचर्या में बदलाव, संतुलित भोजन, रोजाना व्यायाम और वजन को नियंत्रित कर हम किडनी जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंग को सुरक्षित रखकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लगातार समाधान विकसित कर रहे भारतीय शोधकर्ताओं ने अब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक निगरानी प्रणाली भी विकसित की है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये प्रणाली मास्क ना पहनने वाले लोगों की भी पहचान कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये अनुसंधान रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने हमारी दिनचर्या और आदतों में कई परिवर्तन किए, जो कि इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए जरूरी भी हैं, जैसे हाथों को सही तरह से धोना, चीजों को सैनिटाइज करना, भीड़ की जगहों से बचना और सामाजिक दूरी का पालन करना। अब जैसे जैसे जीवन सामान्य हो रहा है, शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं, ऐसे में इन नियमों का पालन कराना जरूरी हो जाता है ताकि खत्म होता संक्रमण दोबारा ना बढ़ सके। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने एक समाधान विकसित किया है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये प्रणाली सामाजिक दूरी की निगरानी करने के साथ मास्क न पहनने वालों को चिन्हित कर चेतावनी दे सकती है। हमारे आईसर भोपाल में स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको इंश्योर किया जाए। हम लोगों ने सोचा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम अगर हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सके, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि स्टूडेंट्स और स्टाफ्स मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, एंड ऑल्सो दो पर्सन के बीच में एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस है कि नहीं। तो इसलिए हमने ये डिवाइस बनाया। आईसर भोपाल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस विभाग और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने संयुक्त रूप से ये प्रणाली तैयार की है, जिसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाई डेफिनिशन कैमरा, माइक्रोचिप कंप्यूटर और स्पीकर का उपयोग किया गया है। कैमरे से प्राप्त तस्वीरों की उपकरण में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा इमेज प्रोसेसिंग की जाती है, और अगर लोगों के बीच की दूरी सामाजिक दूरी के मानक से कम है या किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, तो स्वतः ये संकेत स्पीकर को चला जाएगा और आम चेतावनी जारी होने लगेगी। खास बात यह है कि ये उपकरण छोटे आकार का है, जिसे कम लागत में तैयार कर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा कहीं से भी बहुत कम मानव संसाधन के साथ स्कूल, कॉलेज प्रांगणों या सार्वजनिक स्थानों की निगरानी की जा सकती है। इसका मेन जो मोटिव है वो है जो पैंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है उसको हम कैसे मेंटेन कर पाए किसी भी पब्लिक गैदरिंग प्लेस, जैसे मान लीजिए बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उन सब जगह पे। इसके लिए हमने ये डेवलप किया है। तो ये डिवाइस एक कैमरा रहता है जिससे डिटेक्ट करता है कि कोई 2-3 पर्सन क्लोजली आ रहा है या नहीं। अगर वो लोग 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसी जगह पे द डिवाइस गिव्स यू एन इंडिकेशन एंड एन अलार्म। प्रयोग के तौर पर अभी इस प्रणाली को आईसर भोपाल कैंपस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगर इस उपकरण का बड़े पैमाने पर उद्योगों के साथ मिलकर निर्माण किया जाए तो अन्य कैंपस, रेलवे स्टेशन, मार्केट या किसी भी भीड़ भरे इलाके में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वियरिंग नियमों की निगरानी कर उनका पालन कराया जा सकता है।
मानव जीवन के लिए वायु प्रदूषण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इस जोखिम को कम करने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन तेजी से गैस चैम्बर में बदलते बड़े शहर चिंता को बढ़ा देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने साल 2018 में अलग से स्वच्छ वायु अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया था। ये संस्थान दिल्ली एनसीआर में विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा नीति निर्माताओं को वायु प्रदूषण के प्रति मानक तय करने में मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया सहित भारत के बड़े शहर आज वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। विभिन्न प्रयासों के बाद भी ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली जैसे शहर तो अब गैस चैम्बर कहे जाने लगे हैं। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट SOE 2021 के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते साल 2019 में 16.7 लाख मौतें हुई, जो इस समय देश में होने वाली कुल मौतों का 18% था। पिछले दशकों में वायु प्रदूषण ने बच्चों से लेकर बड़ों तक में गंभीर बीमारियों का औसत बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में भी वायु प्रदूषण को मृत्यु का बड़ा कारण माना गया है। इस समस्या को देखते हुए वायु प्रदूषण को रोकने और उसके खिलाफ रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में एक स्वच्छ वायु अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। 16 फरवरी 2018 को शुरू किए गए इस केंद्र ने मुख्यतः दिल्ली NCR सहित भारत के अन्य क्षेत्रों को लेकर हो रहे अनुसंधान को एक मंच प्रदान किया। इस केंद्र का काम है ब्लू स्काई पहल, स्वच्छ वायु की दिशा में बढ़ते कदम जैसे अभियानों द्वारा शोधकर्ताओं को वायु प्रदूषण के खिलाफ समाधान विकसित करने में सहायता करना। पिछले 2 साल में सेंटर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड किए हैं, जैसे कि हमारे आसपास में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, उनमें से बहुत सारा एमिशंस निकलता है, उन एमिशंस को हमने मेजर किया है। सिमिलरली हमने जो पंजाब में या हरियाणा में जो फार्म फायर्स होती हैं, जिसको क्रॉप बर्निंग भी बोला जाता है, स्टबल बर्निंग भी बोला जाता है, उस पे भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें हमने सैटेलाइट को यूज़ करके हमने जो गांव हैं 500 से ज़्यादा गांवों को आइडेंटिफाई किया जहां से सबसे ज़्यादा फार्म फायर्स हो रही थी। किसी भी नीति या मानक को तय करने के लिए उससे संबंधित आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। CERCA ने इस दिशा में वायु प्रदूषण से जुड़ी कई प्रमुख समस्याओं पर अध्ययन किया है, जैसे ऊर्जा संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन की पहचान, ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषणों की जांच, खेतों में पराली जलाने की समस्या। इस केंद्र ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वेक्षण द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन के विभिन्न कारणों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया और समाधान के सुझाव उपलब्ध कराए। आउटडोर प्रदूषण के साथ साथ इंडोर प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादा समय हम चार दीवारी के अंदर गुजारते हैं। CERCA ने इंडोर प्रदूषण के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया, जिसमें सिनेमा घरों, स्कूल, कॉलेजों और कार्यालयों आदि में सेंसर लगाए गए। हाल ही में केंद्र ने अपने निष्कर्षों पर एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें मिले कि जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं इस तरह के जहाँ पे इंडोर पोल्यूशन बहुत हाई है, तो ये हम उस प्रोजेक्ट से हम बेसिकली हमारा यही था कि इससे हम ये मैसेज दे सकें कि इंडोर एयर क्वालिटी के ऊपर भी हमारे देश में स्टैंडर्ड्स बनने चाहिए। जैसे आउटडोर एयर क्वालिटी में हम बोलते हैं कि इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हमारा 90% जो टाइम है वो इंडोर में ही स्पेंड होता है। और अगर इतनी हाई पोल्यूशन में हम अंदर रहते हैं तो नेचुरली हम बहुत सारे पोल्यूटन अंदर ले रहे हैं। वायु प्रदूषण कारणों की सटीक पहचान और उनके समाधान के साथ साथ IIT दिल्ली का ये केंद्र स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्टार्टअप्स को भी सहयोग कर रहा है। इनमें पुरानी और धरोहर मानी जाने वाली कारों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की परियोजना भी शामिल है।
हाल ही में IIT दिल्ली ने पहली रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक इंजन कार का प्रदर्शन भी किया। इसी तरह तेजी से बढ़ रहे बैटरी रिक्शा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन वाहनों द्वारा प्रयुक्त बैटरी का निपटान एक समस्या है, जिसके लिए स्टार्टअप तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण के लिए हॉट स्पॉट की पहचान की जा रही है, ताकि उन्हें चिन्हित कर प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा सके और उसका निदान हो सके। स्वच्छ वायु अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र के अनुसंधान द्वारा उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति बेहतर हो सकेगी और हम खुली हवा में सांस ले सकेंगे। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अपनी तरह की बाकी कोरोना वैक्सीन से बेहतर साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय शोध पत्रिका दी लैंसेट ने हाल ही में कोवैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण के नतीजे प्रकाशित किए हैं। लैंसेट के मुताबिक BBV152 यानी कोवैक्सीन बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली सुरक्षित वैक्सीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोवैक्सीन में IMDG पदार्थ के साथ एल्यूमिनियम सॉल्ट एलम का इस्तेमाल किया गया है, जो इस कोवैक्सीन को अन्य निष्क्रिय वायरस आधारित वैक्सीन से बेहतर साबित कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी माह जारी कोवैक्सीन के परीक्षण नतीजों में कोवैक्सीन के 81% कारगर होने का दावा किया गया है। कोरोना के खिलाफ ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने ICMR के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार का विकास पूरा कर लिया है। ये रडार इसरो और नासा के आगामी संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन नाइसर के तहत तैयार किया गया है, जो 2022-23 में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये पहला उपग्रह मिशन है जो L बैंड और S बैंड नामक दो अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करेगा, जिससे अत्यधिक उच्च रेजोल्यूशन छवियों के उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। इन रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग पृथ्वी की सतह में बदलावों को मापने के लिए किया जाएगा। इधर ब्राजील के अमोनिया 1 सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण करने के बाद इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसी तरह के 4 नए अनुबंध किए हैं। साथ ही सैटेलाइट निर्माण जैसी डील करने पर भी विचार किया जा रहा है, जो अगले 2 से 3 साल में पूरे किए जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप ISRF 2021 की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के शोधकर्ताओं को भारतीय विश्वविद्यालयों और भारतीय शोध संस्थानों में शोध कार्य का अवसर दिया जाता है। ISRF 2021 के लिए इस बार 6 देशों के 40 शोधकर्ताओं को फेलोशिप प्रदान की गई है। इन शोधार्थियों का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध प्रस्ताव, अनुभव, अकादमिक योग्यता, उनके शोध पत्रों के प्रकाशन आदि के आधार पर किया गया है। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की भारत की पहल के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से 2015 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारतीय विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप के तहत अब तक इन देशों के 128 शोधकर्ताओं को फेलोशिप प्रदान की जा चुकी है। पिछले दिनों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के प्रयासों और नतीजों पर एक संकलन पुस्तिका का विमोचन किया गया। कोरोना महामारी के चलते IISF का आयोजन चुनौती भरा था। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समन्वित IISF 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसके चलते इस विज्ञान महोत्सव की वैश्विक पहुंच इस बार और बढ़ गई। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR और विज्ञान भारती के संबंधित पदाधिकारी शामिल रहे। संकलन IISF 2020 पुस्तिका द्वारा जहां विज्ञान महोत्सव से आ रहे सकारात्मक बदलाव के परिणामों को जनमानस के सामने रखा गया, वहीं इस मौके पर CSIR कंपेंडियम ऑफ टेक्नोलॉजीज 2021 का भी विमोचन किया गया, जो कोविड महामारी के दौरान भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियों को दर्शाता है।
इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।